हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। अपने इस पार्ट 6 में आज हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडलीय समितियों के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स 5 जून के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होगा वो होगा संसद। तो पहले हम इनको कवर करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में संसद के टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे लगेंगे और उम्मीद ये भी कि आपने अगर पहले भी पढ़ा है बट आज आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमें किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, इसकी PDF ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। वैसे आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक होगी, आप उसी से कवर करना। काफ़ी अच्छी बुक है, आप मार्केट से उसे हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। मतलब इंडिया की बेस्ट बुक इस समय आप मान सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के तौर पे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि देश का सबसे जो पहला सर्वोच्च पद होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी खास बात ये याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में, वो बिल्कुल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पे बनाया गया है। आपको पता है कि कमला हैरिस इस समय अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या है कि वो वास्तविक पावरफुल होते हैं, वहाँ नाम मात्र के नहीं होते। लेकिन इंडिया में क्या होता है, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, इतनी खास बातें हो गई। तीसरी जो खास बात है वो क्या है, निर्वाचन को लेकर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वैसा ही उपराष्ट्रपति का? तो बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या खास बात होती है कि सभी के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित भाग लेंगे और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी की यूटीज के लोग भाग लेंगे, ठीक है, जो निर्वाचित हैं। तो लेकिन इसमें ये भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देना इस वर्ड को। संसद के दोनों सदन का मतलब क्या हुआ कि उनके निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार आपको तुलनात्मक बता देना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये हम आपको पढ़ा रहे उपराष्ट्रपति। क्लियर? राष्ट्रपति में हमने आपको क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचित के लिए संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लेकिन इसके नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरी खास बात, जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उसके इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके नॉमिनेट नहीं करते। तीसरी खास बात कि राज्य में जहां जहां विधान परिषद है उसका कोई भी नहीं पार्टिसिपेट करता। चौथी बात, जिन भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उसके भी इलेक्टेड पर्सन ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या होता है, ये कोई नहीं पार्टिसिपेट करता, केवल इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। अब एक बात आपको बताएं, नॉमिनेटेड में जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के साथ होती है वैसा ही उपराष्ट्रपति को चुनने में होती है। ठीक है, मतलब नॉमिनेटेड में दोनों सदनों के मनोनीत और इलेक्टेड व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति को चुनने में नॉमिनेटेड व इलेक्टेड व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आप इतनी लाइनें समझोगे, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। खास बात क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है सेम टू सेम उपराष्ट्रपति के चुनाव की तरह होता है। इसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत होता है और मतदान गुप्त होता है। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा कि मतदान खुला होता है, तो खुला नहीं, गुप्त होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच व निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका डिसीजन अंतिम होता है, अर्थात उस पर प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। खास बात एक और है कि जब भी उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को अवैध रूप से देखेगा उसके पद को, तो उस उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व, मान लीजिए किसी को कहा गया ये अपराधी है, इसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या ये अयोग्य है, लेकिन इससे पहले उसने कई सारे कार्य कर दिए हैं अपने उस पद पे रहते हो, तो उन कार्यों को अवैध नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, वो मान लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, फालतू की बातें पढ़ोगे दिमाग अपना खराब होगा, तो वो नहीं करना है।
हाँ, आपसे जो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, ये ध्यान रखना 35 ही किसमें थी, राष्ट्रपति में भी, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहरत हो। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, लोकसभा का सदस्य। यहाँ पे आपको घुमा सकता है कि राज्यसभा या लोकसभा, तो बिल्कुल भी नहीं, राज्यसभा का ही हो, ठीक है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो बताने की जरूरत ही आपको नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। खास बात एक और ये कि एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी का राज्यपाल, संघ राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते क्योंकि वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति, एक तरीके से आप मान लो राज्य का राज्यपाल है, उसको उपराष्ट्रपति बनाने की बात आ रही, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। और एक और बात, संविधान में लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। साथ ही एक और याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति के लिए मैंने कितने बताए थे, 50-50, ठीक है। देखो मैं वहां से तुलना भी करा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं, ठीक। 15,000 रुपए जमानत के लिए चाहिए। अब अच्छा एक बात बता दो, जमानत जब्त कब होगी, जब 1/6 वैलिड वोट का नहीं मिलता है। हम समझे, जो वैध मत होते हैं उनका अगर 1/6 नहीं प्राप्त होता है तो हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति, जमानत उसकी जब्त हो गई, ठीक। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इनमें से कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। इन लिस्ट में राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, पाठक, हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, है ना। इसमें बताना कौन कौन राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक। तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अगला इसमें आता है क्या, शपथ कौन दिलाता है। तो सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा, ठीक है। पद की शर्तें क्या हैं, वही शर्त है कि किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर, एक तरफ तो आप बोलते हो कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तो भाई होने का मतलब क्या, उसकी योग्यता हो, जरूरी नहीं वो हो ही उसका, ठीक है। मतलब योग्यता उसके अंदर उसकी होनी चाहिए। राज्य विधायिका किसी भी सदन का सदस्य ना हो, अगर वो है तो उसे अपने पद को त्याग देना पड़ेगा और फिर उसे इस पद पे सुशोभित होना पड़ेगा, ठीक। अगली बात आती पदावधि, कब तक वो रह सकता है। तो एक तो 5 वर्ष तक के लिए उसकी अवधि है, हालांकि अपनी पदावधि में किसी भी समय वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि राज्यसभा के उपसभापति को त्याग पत्र दे देगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे आता है कि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं जरूरी है। ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये पूछते कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। केवल राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग का प्रोसेस है, ठीक है। इनके लिए यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी तक के लिए, ठीक है। बाकी आप राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हो तो उसको 2/3 मेजोरिटी से भी हटाते हैं, ठीक। जैसे राज्य कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग को, उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत पारित करके विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात तत्कालीन समस्त सदस्यों के। इससे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के अगर जितने भी लोग हैं वो लोग अगर विशेष अधिकार का, विशेष बहुमत का प्रयोग करें, उससे हटाना चाहेंगे तो उसे हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ध्यान देने योग्य बात है, संविधान में उसे हटाने का कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त है, कोई आधार ही नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के दौरान भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका पदाधिकारी ना मिल जाए। देखो मोटे तौर पर आप कोई भी बॉडी पढ़ोगे ना, चाहे लोकसभा अध्यक्ष की पढ़ो, चाहे राष्ट्रपति की पढ़ो, चाहे उपराष्ट्रपति की पढ़ो, ऐसा नहीं होगा कि वो सीट खाली ही बनी रहे, है ना। इतना हमारा संविधान रिजिड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान समय और परिस्थितियों को, नजाकत को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ढाल लेता है। और इसीलिए बात यह कि आज तक वो एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है, ठीक है। तो यही चीज आप समझिए कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई पेंडेमिक आ गया, चुनाव नहीं हो पा रहे, तो वो कुछ समय और बना रहेगा, ठीक है, जब तक कोई नया नहीं आ जाता। क्वेश्चन यूपीएससी आपसे ऐसे ही पूछती है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के बाद उसे अपना पद तुरंत रिक्त कर देना होगा। नंबर 2, जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक बना रहेगा। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। कैसे होगा, बर्खास्त कर दिया जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पद दे दे, पदावधि ही समाप्त हो जाए, ठीक। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब बात आती है शक्तियाँ।
तो शक्तियां क्या है, खास बात ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की तरह उसे राज्यसभा में पावर प्राप्त होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। समझ गए? आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमा देगा, आपको ऐसे क्वेश्चन घुमाता है में भी अगर थोड़ा और टफ बनाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जबकि राज्यसभा का सभापति उस सभा का सदस्य नहीं होता, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। एक और बात, जब भी सभापति की बात आती है और आपने देखा होगा कोई कमेटी अगर बनाई गई है, किसी की नियुक्ति करनी है, तो सभापति कभी उस कमेटी में नहीं शामिल होगा, हमेशा ध्यान रखना उपसभापति होगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होगा, ठीक है, उपसभापति, तो उपसभापति आएगा। और एक और बात, जब संयुक्त बैठक होगी तो उपसभापति ही अध्यक्षता करेगा जब लोकसभा का अध्यक्ष विद्यमान नहीं होता या लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विद्यमान नहीं होता तब। ठीक है, लेकिन सभापति नहीं करता है। इतनी बातें आप समझ जाना क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में बहुत घुमाता है और बच्चों को नहीं समझ में आ पाता। ठीक, अब बात आती है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए तो बनाया जाता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अगर त्याग हो गया, मान लो त्यागपत्र दे दिया, निष्कासित कर दिया गया, मृत्यु हो गई, ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वो कार्य करता है। कई सारे हमारे यहाँ ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है। ठीक है, तो वही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, इसलिए हम तो बताएंगे नहीं। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि उसे जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण मिलता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर उसे पैसा मिलता है, ना कि वैसे कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है। इस पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, खाम का दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अमेरिका से तुलना बस देख लो, वो ये कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समान तो है लेकिन काफ़ी भिन्नता है। क्या? अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर पद बना रहेगा। ठीक है, जबकि भारत में क्या है, भारत में शेष कार्यकाल तक नहीं बना रहेगा, कार्यवाहक मतलब जब तक नया ना आ जाए। अमेरिका में सपोज करो 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किसी की मृत्यु 2 वर्ष में हो गई, मान लो जो बाइडेन मर गए, ठीक है, तो अगले 2 वर्ष तक वहां की राष्ट्रपति कौन रहेंगी? कमला हैरिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जब वो कमला हैरिस रहेंगी वहाँ पे, तो ये बात आप बताइए कि इंडिया में क्या होगा? इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में मान लो 2 वर्ष की बात आई, हालांकि इंडिया में तो 5 वर्ष है, ठीक, तो 5 वर्ष में मान लो 2 वर्ष के बाद देहांत हो गया तो अगले 3 वर्ष तक उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे। क्या होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाएगा, परिस्थितियों को देखकर उस हिसाब से उनको बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि 6 महीना कंडीशन है नहीं, बट माना ही जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब आपको उपराष्ट्रपति में केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपको याद रखना है, ना ही आपको दिमाग में लगाना है। हाँ, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, संसद पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको राज्यसभा के बारे में जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से इनकी चर्चा होगी और अगला जो हमारा पार्ट आएगा डे, उसमें हम संसद के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब अपने नया पार्ट को, प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऑलरेडी आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है किसका होता है, वो सरकार का प्रमुख होता है। 3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2016, 2017, 2015। ठीक है, और उससे पहले भी कई बार पूछा, तो आपको ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या कोई प्रोसेस है, तो नहीं, कोई नियुक्ति के लिए प्रोसेस नहीं है। मतलब क्या कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। आपने कभी सुना है प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव होता है? बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा के सदस्य के तौर पर। ठीक है, और उसमें जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन का और नियुक्ति का कोई विशेष प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया।
केवल ये कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और इसका मतलब ये हुआ है कि संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त दल होगा, उस दल का जो नेता होगा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, जैसे राजीव गांधी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति जिसको भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर सदन के भीतर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे मैं क्लियर कर दूं, ध्यान देना मेरी बात को, कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हाँ मान लीजिए जैसे ये लोकसभा है, ठीक है, जो पीएम का जो पद है वो खाली है, ध्यान देना, पीएम का जो पद है वो खाली है। राष्ट्रपति को पता चला कि लोकसभा में एक कोई ऐसी पार्टी है, ठीक है, जिसको 250 सीटें मिली हैं, एक पार्टी है जिसको 25 सीटें मिली हैं, एक पार्टी है जिसको बाकी 6 सीटें मिली हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि इनमें से किसी को भी 250 वाली पार्टी के किसी भी मेंबर को या अपने पास से किसी भी मेंबर को पीएम नियुक्त कर देगा। ध्यान देना इस चीज को, पीएम नियुक्त कर देगा, भले ही ये लोकसभा का सदस्य रहा हो या ना रहा हो। एक तो ये कंडीशन है, तब भी इसको नियुक्त कर देगा। दूसरी बात, जब नियुक्ति कर देगा तो ये इससे कहेगा कि देख तेरे पास 2 कंडीशन है, राष्ट्रपति बोलेगा पीएम से, एक तो ये, पहली तो तू शर्त ये पूरी कर कि इन मेंबर्स में 272 प्लस हमें बता के दिखा, कितने दिन में, 30 दिन में, अर्थात 1 महीने के अंदर अंदर तुम बहुमत दल का नेता बन के दिखाओ, तो पीएम बन जाएंगे बहुमत दल के नेता। ध्यान देना, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम ये प्रूव करके दिखाओ कि हाँ तुम वास्तव में सदन के नेता हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसमें 1 महीने के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर दिया हो, बिना चुनाव लड़े। नहीं समझ में आया होगा तो देखो फिर से बता रहा हूं, पहला तो कंडीशन आप ये समझो, क्या कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है। बिना चुनाव लड़े बन सकता है? बन सकता है। कितने महीने तक बना रह सकता है? 6 महीने तक। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि 6 महीने के पहले उसे 1 महीने के अंदर अंदर अपनी उस पार्टी का बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना 30 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, और इसीलिए उन्होंने एक स्पीच दी थी संसद में, जो हिस्टोरिकल स्पीच बनी थी कि पार्टियां तो आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, है ना। तो वो स्पीच नहीं उन्हें आगे चलकर देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी उनको दिला दी थी, है ना। तो वही होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं। खैर, तब की बातें अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके जैसा व्यक्तित्व सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम ही इक्वल आ पाते हैं। अभी उनके जैसा वहाँ पे कोई नहीं है सदन में, ठीक है, कोई भी हो, मतलब कोई भी पार्टी का नहीं है। जो वो व्यक्तित्व थे, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो ये अद्भुत पर्सनालिटी हैं, ये देश में बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो इतिहास में अपना नाम ऐसा करके जाते हैं कि हम जैसे लोगों को भी पढ़ना पड़ता है, और एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप भी कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको भी पढ़ने के लिए तैयार बैठें, ठीक है। तो 1 माह के भीतर आप समझ गए। चलिए, ऐसा प्रयोग कब किया गया? प्रथम बार ऐसा प्रयोग हुआ था नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में, मोरारजी देसाई वाली पार्टी की जब पतन हो गया था, ठीक है, तो गठबंधन के नेता के तौर पे। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना, राजीव गांधी, मैंने आपको बता दिया, आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखो, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। चलिए, फिर बात आती, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी घुमाती है। कैसे घुमाएगी? जैसे आपको देखो मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए बुद्धि लगा के मतलब याद करना, फिर दिमाग से ये मत कहना कि सर हमको तो पता ही नहीं था। एक पहले ये बात बताओ, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन, ठीक है। ये भी लाइनें आप लिख लो, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं याद आती हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या देता है कि प्रधानमंत्री उच्च सदन का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री को उच्च सदन का नेता होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी सदन का वो सदस्य हो, चाहे उच्च का हो चाहे निम्न का हो। अब यहाँ एक और बुद्धि बताएं,
प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य है तो नंबर 1 वो निम्न सदन में वोटिंग नहीं कर सकता, नंबर 2 वो केवल उच्च सदन में वोटिंग कर सकता है, नंबर 3 वो निम्न सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता, है ना। तो बुद्धि लगाओ, हमने क्या होता है, जिस सदन का कोई सदस्य होता है केवल वो वहीं वोट कर सकता है। तो निम्न सदन का अगर सदस्य नहीं है तो वोट कहां करेगा, केवल राज्यसभा में, ठीक है। बैठक में तो किसी में भी भाग ले लेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। अगर आपको ये दे दे कि प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य है, वो उच्च सदन में उसकी शक्तियां उच्च सदन के संदर्भ में, नंबर 1 उच्च सदन की बैठक में भाग ले सकता है, कहोगे बिल्कुल सही। नंबर 2 उच्च सदन की बैठक में वोटिंग कर सकता है, नहीं साहब। कहां कर सकता है, केवल वो कर सकता है अपने निम्न सदन में ही, ठीक है भाई साहब। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है, वहां पे भी होता है ना विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा वहां निम्न सदन होती है। मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदन का सदस्य है, नंबर 1 वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, नंबर 2 वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, वो विधान परिषद के में वोट कर सकता है, तो आप बताओगे ना साहब वो राष्ट्रपति में भाग ले सकता है, इसमें नहीं ले सकता उपराष्ट्रपति में, ठीक है। तो ऐसे थिंकिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटी पे रुक के धैर्य पूर्वक, मैं तो यही आश्चर्य में रहता हूँ कि जब मैं एक वीडियो बना देता हूँ और आप लोग कहते हैं मुझे पॉलिटी आ गई, मतलब मुझे भी अपने आप में आश्चर्य लगता है, क्योंकि एक एक लाइन पॉलिटी की ऐसी होती है ना जो क्वेश्चन ही बनाती है। अब सोचो इसी पर 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री को केवल राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बता देना साहब दोनों का सदस्य होना चाहिए। जैसे कई सारे लोग रहे, इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, देवगौड़ा, है ना, राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि निम्न सदन का ही सदस्य होना चाहिए, मतलब वो लोकसभा का ही मेंबर हो तभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है ना। इसकी भी एक अपनी कहानी है, ऐसे तो लॉर्ड्स का ही सत्ता में वो हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वही बात आती है शपथ के बारे में, और मुझे सबसे ज़्यादा इसकी शपथ ही पसंद है। मुझे याद है कि जब बचपन में मेरे से एक बार कहा गया शपथ पढ़ के सुनाओ, ठीक है, मतलब 10th की और 12th की क्लास में, तो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ के सुनाया था। हालांकि मैं अपना नाम तो नहीं लूँगा कि मेरा नाम क्या, पर मैं फिर भी मोदी जी के नाम पे आपको मैं शपथ पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। इसमें तो वो नहीं दी है, जब आप सुभाष कश्यप की बुक पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी डिटेल में दी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसमें क्या होता है, संविधान का रक्षण करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संविधान का परिरक्षण और रक्षण की बात नहीं होती है, यहाँ पे संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की बात होती है, ठीक है। निष्ठा प्रोग्राम किससे संबंधित है, टीचर ट्रेनिंग से, है ना। टीचर्स को एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनके अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करना, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित है, बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही लाइन दे देगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित है, तो आप कहोगे नहीं साहब प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे, उसे तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। जिस दिन उसे बहुमत नहीं मिलेगा उस दिन उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके वेतन और भत्ते कहाँ पर मिलते हैं, समय समय पर संसद निर्धारित करती है, अर्थात इसके वेतन और भत्तों के बारे में संविधान में मेंशन नहीं है बल्कि संसद डिसाइड करती है, ठीक है। अब बताओ कहाँ से इसको वेतन मिलते होंगे, संचित निधि से, ठीक है, भारत की संचित निधि से। क्लियर, संचित निधि पे वोटिंग होती है, नहीं, संचित निधि पे वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है, तो ध्यान रखना। पहला कि वह मंत्री नियुक्त करता है, अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, अर्थात राष्ट्रपति की मंत्रियों को नियुक्त करने की जो शक्ति है वो विवेकाधीन नहीं है, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे है, ठीक है। दूसरी खास बात, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना कि मंत्रियों को मंत्रालय कौन आवंटित करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, उनमें फेरबदल भी करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकता है, ठीक है।
वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, तो आप बता देना साहब प्राइम मिनिस्टर होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। नंबर 2, राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, वो उन्हें हटा सकते हैं। तो आप कहोगे सब दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन बनाया करो तुरंत यहीं पे, थोड़ी देर रुक के सोचा करो। और ये भी सोचा करो आप लोग कि यूपीएससी के माइंडसेट में अगर मैं बैठी होती तो कैसा क्वेश्चन बनाती। जिस दिन आप ये करने लगे ना कि मान लो मुझे एग्जाम का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो मैं इस लाइन पे कैसे क्वेश्चन बनाऊंगी ताकि बच्चों का जो क्वेश्चन हो वो टेस्ट सीरीज से अलग हो जाए। तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नंबर 2, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित एवं उनमें फेरबदल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सिफारिश के मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। देखो ऐसे दे देगा, राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री, बिना को ऐसा छिपा देगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सोचा करो कि हाँ साहब ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात है, चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब भी प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आप देखना प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। एक बार मुझे याद है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, किसी छोटे व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था, बच्चे ने ही, कि अगर प्रधानमंत्री मर जाए तो मैंने उसको बताया था कि शायद देश की व्यवस्था डगमगा सकती, मतलब उस समय तब भी मैं ज़्यादा बड़ा थोड़ा ना था, तो मैंने उस समय बताया था। लेकिन जब मैंने पढ़ा था आगे चल के तो मुझे समझ में आया था, अच्छा इसलिए बॉडीगार्ड इतने ज़्यादा कमांडो सिक्योरिटी उनको दी जाती है। ठीक है, तो वही है कि मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद हो गई, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या, कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, उसके निर्वाचन से संबंधित कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ, साथ ही उसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, उसके वेतन को संसद समय समय पर निर्धारित करती है, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है और उसी के कहने पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है, साथ ही मंत्रियों को वो मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें मंत्रालय में फेरबदल कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी मंत्रालय बदले गए हैं। ठीक है, तो बुद्धि ये लगाया करो कि कौन मंत्री बना है कौन नहीं, ये नहीं, ये लगाया करो कि मंत्री बनाने का, मंत्री परिषद का, कैबिनेट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, सदस्य, चुनाव आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब ये तो देखो परामर्श देता है, लेकिन आप बुद्धि बताओ राष्ट्रपति क्या करता होगा, इन सबको नियुक्त करता होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किन को नियुक्त करता है, नियंत्रक लेखा परीक्षक को, महान्यायवादी को, यूपीएससी के अध्यक्ष को, उसके सदस्यों को, चुनाव आयोग को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, उसके सदस्यों को, अन्य को। समझ गए, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, हालांकि मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए कुछ अगली क्वालिटी, क्या कि प्रधानमंत्री सामान्यतः निचले सदन का नेता होता है। ठीक है, मतलब निचला सदन लोकसभा। ठीक, अब तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है ना, निम्न का मतलब निचला। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। संसद का आहूत करने और सत्रावसान का क्या मतलब होता है, इसे हम आपको पढ़ाएंगे अगले टॉपिक संसद में। बस इतना ही बता देना चाहता हूँ, संसद को बुलाना कहते हैं आहूत करना, संसद का सत्र समाप्त हो जाना उसे कहते हैं सत्रावसान। सत्रावसान ये संधि विच्छेद करोगे तो सत्र का अवसान, अवसान का मतलब समाप्त करना, किसको, सत्र को। टोटल हमारे यहाँ 3 सत्र हैं, बजट सत्र, शीत सत्र और ग्रीष्म सत्र। ठीक है, बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, हालांकि सत्रों को डिवाइडेशन करने का हमारे संविधान में कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, कि हाँ 3 ही होने चाहिए। ठीक, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि किसी भी संसद को 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार, साल भर में 2 बार मिलना चाहिए, 6 महीने में 1 बार मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी जब वहाँ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि फिर वही बात है ना, फिर अगले टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, कहोगे सर अब तो पढ़ा दिया था अब क्या करेंगे पढ़ के, पागल समझ रखा है क्या मुझे। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब आप बहुत अच्छे लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, देश के IAS ऑफिसर हो, भविष्य आप बनाने जा रहे हो कई सारे लोगों का। ठीक है, लोगों की उम्मीदें आप पे टिकी हैं पूरी तरीके से कि हाँ आप IAS बनोगे, उनका विकास करोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्या है।
किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, मतलब कह देगा कि भाई लोकसभा थक गए हैं, अब हम भी जा रहे हैं हिमालय पे छुट्टी, है ना, तो विघटित करने की बात कर सकता है। अन्य कौन कौन सी शक्तियां हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नीति आयोग का हेड होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद या अंतर्राज्यीय परिषद का हेड होता है। अब एक बात बता दो, जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का हेड होता है, राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देता है, केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देगा, केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है प्रधानमंत्री, तो बताना ना सही। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन मैनेज करता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस पे क्वेश्चन घुमा देगा, क्यों? क्योंकि सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों सेनाओं का हेड। लेकिन राजनीतिक प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से सेना को कैसे मैनिपुलेट करना है उस चीज के बारे में देखता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। सत्ताधारी दल का नेता होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। भूमिका वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई साहब भूमिका बता दो प्राइम मिनिस्टर क्या है क्या नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको ये भूमिका वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक। तो इससे ज़्यादा आप कुछ भी याद नहीं रखेंगे। फिर बात आती है वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि निम्न में से किन कौन कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो 6 लोग हैं मोटे तौर पर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह मतलब चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एसटी देवगौड़ा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो इतने लोग हैं, 6 लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। आगे हो सकता है ममता बनर्जी या योगी आदित्यनाथ जी या अरविंद केजरीवाल जी, है ना, कोई भी बन सकता है, ठीक है, या आपके शिवसेना प्रमुख, ठीक है, कोई भी बन सकता है, मतलब सारी पार्टियां बन सकती हैं, ठीक है, मायावती जी, कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो अखिलेश यादव जी, देखो मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मेरी किसी से बुराई, मेरी सबसे दोस्ती है, सब लोग अच्छे लोग हैं भाई, सभी एक ही रंगमंच के कलाकार हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। बस चुनाव के पहले ना हम इसको जेल में डालेंगे, रॉबर्ट वाड्रा गए जेल, बताओ नहीं गए ना, तो वही समझा करो, सब मिले हैं। मेरे पिताजी एक ही बात बोलते हैं कि देखो ये सब एक ही रंगमंच के कलाकार हैं, बस रंग रूप बदल बदल के आ जाते हैं, वही राहुल गांधी हैं, वही मोदी जी हैं, वही सब कुछ हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, आप भी लगता होगा कि सर इतनी बातें हम लोग कर लेते हैं, हाँ तो कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। अभी इतनी देर से मंत्री परिषद देख रहे हैं, तो ये देखेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के मध्य क्या डिफरेंस है, ठीक। तो ध्यान से सुनना, भारत के संविधान में भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटिश से। इसमें भी मंत्री परिषद होती है जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब जब मैंने पिछले वाले पार्ट में बता दिया था तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर फिर से बता दो, फिर से क्यों बता दें, पिछला पार्ट देखो ना, मतलब पिछला क्या अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होती है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था परसीमन की नहीं हो सकती है और इस सलाह की नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी हर एक चीज की हो सकती है, ठीक। फिर बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है। इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, कैसा कि जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी, किसके? सदन की सदस्य संख्या के। तो बाबूजी सदन की जो सदस्य संख्या वो होती है 795 के समथिंग, भाई 555 ये हो गया, 245 लगभग ये हो गया, ठीक है। 5 5 10 4 4 8 1 9 5 2 7 और बाकी जो 5 मेंबर इसमें अलग से होते हैं उनको, तो 795 पे नहीं होता 50%, 545 पे 50% होता है। और जब 545 का आप 50% निकालेंगे तो समथिंग 80 के आसपास मेंबर आते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना कि हाँ इतने। अब यहाँ कंफ्यूज बच्चे क्यों होंगे? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे विपक्ष के नेता को लेकर और कोरम को लेकर, ठीक है। देखो विपक्ष के नेता के लिए कितना परसेंटेज है? 10%, ठीक है, 10%, मतलब अगर टोटल सीट का 10% मिला तो उसे हम विपक्ष का नेता का दर्जा दे देंगे। जैसे
आपको पता होगा कि 2014 में कांग्रेस की सीटें लगभग 48 या 42 के समथिंग थी, तो वो विपक्ष का नेता नहीं बन पाई थी, बट फिर भी बना दिया गया था। अब की बार भी मतलब ऊपर नीचे ही है, ठीक है। तो ये बातें समझना, 15% है मंत्री परिषद के लिए और 10% किसके लिए है, कोरम के लिए या विपक्ष के नेता के लिए। और ये 15% किस आर्टिकल के तहत, 91। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या पढ़ा था, 21, 71 और 92, ये 3 संशोधन पढ़ाए थे, तीनों भाषा से थे। ये सिंधी था, इसमें कोंकणी था और इसमें आपका बोडोमास था, ठीक है। तो 91, ये 92 यहाँ पढ़ाया, 91 किससे था, मंत्री परिषद से, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए फिर बात आती है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यूपीएससी ने आपसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, 2020 में, 2017 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है, 9 में भी पूछा है, 5 में भी पूछा है, मतलब 20 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन तो वहां देगा कि राज्यसभा के प्रति या संसद के प्रति, तो गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर लोकसभा ना दिया हो और संसद दिया हो तो आप टिक करना। अगर लोकसभा दिया और संसद नहीं दिया है, संसद भी दिया है, सॉरी, लोकसभा अगर दिया है और संसद भी दिया है तो आप लोकसभा पे टिक करोगे, और अगर लोकसभा नहीं दिया है, संसद दिया है तो संसद पे टिक करोगे, ठीक है। ये वहां पे सिचुएशन को देखकर होता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं और उसी प्रकार मानी जाती हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। फिर बात आती है, प्रत्येक मंत्री को सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। किसी भी संसदीय समिति का उसे सदस्य बनाया जा सकता है जो बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोटिंग का राइट नहीं होता है। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे वहां पे वोटिंग कर लोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हर घर में आपको कोई अगर खाने पे बुलाता है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आप घर के पर्सनल मुद्दों पे दखल दो, ठीक। फिर बात आती है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, पहले ही बता दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा विघटन होने के पश्चात मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन दे देगा लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, नहीं, जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती तब तक। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ मंत्रिपरिषद की बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति वो नहीं होगा जवाब दे। मतलब मंत्रिपरिषद ने कहा कि राष्ट्रपति जी एक चाउमीन का डब्बा लेकर आइए, राष्ट्रपति बोलेंगे पागल हो क्या, चाउमीन क्यों लेके आए, तुम तो विघटित हो चुके हो, यही शुक्र मनाओ कि तुमको भगाया नहीं यहाँ से, है ना। तो ये बात है, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के नहीं कर सकते, इसलिए वो बनी रहेगी। हाँ, लेकिन उसको मानेंगे नहीं वो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। पहले मान सकते हैं जब वो सत्ता में होगी, ठीक। एक मंत्री जो कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, वही बात है, फिर से बताना पड़ेगा क्या, परंतु वह उसी सदन में वोट दे सकता है जिसका मेंबर है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कुछ भी। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करती है, संसद। अब यहाँ पे दे देगा संविधान, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण समय समय पर किया जाता है, नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 संसद और नंबर 4 स्वयं। तो आप बता दो कि नहीं साहब, अच्छा मजाक कर लेते हो, संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है सामूहिक उत्तरदायी, बता ही दिया, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब देखो, राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। मुझे देखो आप लोगों के लिए स्लाइड चलानी पड़ती, नहीं तो मैं तो चाहूँ ऐसे ही आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा दूँ, लेकिन फिर वही ना, आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, याद नहीं होगी, और फिर आप नोट्स भी बनाने लगोगे। ऐसे क्या कि आप अपने बुकलेट में तुरंत अंडरलाइन कर लेते होगे कि हाँ सर इतना ही पढ़ना है। और एक बात बता दें, जितनी अंडरलाइन है ना, इससे न तो ऊपर न तो नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कितना भी मजा आए कुछ नहीं पढ़ना है। इतना यार आप लोगों के पास पढ़ने का टाइम है, फिर भी आप लोग सोचते हो कि मतलब एम लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हो रही। देख लेना कितनी खत्म हो गई एम लक्ष्मीकांत, केवल 6 घंटे की क्लास में, ठीक है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, ठीक है। मतलब मंत्रिमंडल, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया, मंत्रिपरिषद हम पढ़ रहे, तो मैं भी आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, बस छोटा सा भी बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद एक बड़ा शब्द है और मंत्रिमंडल उसी का एक छोटा पार्ट है, ठीक है। बाकी अभी बताएंगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, ठीक है, बाकी वैसे नहीं। विधिक उत्तरदायित्व की कोई बात है क्या,
इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ठीक है, और उसमें ये होता है कि राजा कभी कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है, किसी भी मंत्री की किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे, यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, क्लियर। अब देखते हैं अगला, मंत्रिपरिषद की संरचना। इसमें क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व अन्य मंत्रालय, ठीक है, ये सारे मंत्रालय आते हैं, इन्हीं को कैबिनेट सदस्य बोलते हैं। अभी बताएंगे सब कुछ, ठीक है। राज्य मंत्रालयों के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, देखो ये आपको नहीं पढ़ना होता है, बात यही होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, ध्यान देना, इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी की जगह हम क्या पढ़ने लगते हैं, संसद। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थोड़ा ना हो, और यही जब डिफरेंस हो जाता है ना, तब आपका यूपीएससी निकल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जीएस में और ऑप्शनल में पढ़ाने वाला कभी अंतर नहीं कर पाता है कि जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल स्टडी, और जीएस में भी कुछ लोग क्या हैं, जीएस को जीके समझने की भूल कर देते हैं। अरे बच्चों ये याद कर लेना, राज्य मंत्री, बच्चों ये भी याद कर लेना। अरे प्रभु, जीके लिखता यूपीएससी, जनरल स्टडी क्यों लिखा उसने, जनरल नॉलेज लिखता। तो कभी ये भी बुद्धि लगाया करो कि हाँ यूपीएससी ने आखिरकार इतना सोच विचार के क्यों सिलेबस बनाया है। तो वही है, जब मैंने बात की थी कि आखिरकार जीएस और जीके में क्या डिफरेंस होता है, तो बड़ा अच्छा उसने यूपीएससी के पर्सन ने जवाब दिया था, है ना। तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक। तो वही है, जितना पढ़ा दें बस उतना ही याद रखो, उससे ऊपर ना तो भूत में आया है ना भविष्य में कभी आएगा। अब बाकी तो 2 महीने बाद खुद ही जान जाओगे कि हाँ मास्टर जितने पढ़ाए थे उतने ही आए। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते, ठीक है, मतलब जो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, जो राज्य मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट में भाग नहीं लेते। अगले मंत्री आते हैं उप मंत्री का, मतलब एक सीक्वेंस होता है हर एक मंत्री का, जैसे मैं आपको अब दिखाई देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ठीक है, कुछ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक, कुछ होते हैं उन्हीं के सहकारी मतलब राज्य मंत्रालय के, ठीक, कुछ होते हैं स्वतंत्र प्रभार के। 3 टाइप के मोटे तौर पर मंत्री माने जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो वो लोग भाग नहीं लेते हैं जो स्वतंत्र प्रभाव के होते हैं। उप मंत्री जो होते हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, उन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के साथ ही उससे नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक। राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है, मतलब संसदीय सचिव का पद तो है लेकिन अब यहाँ पे कोई संसदीय सचिव पद नहीं रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब खास बात क्या है, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अभी बताते हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको यही 3 तथ्य दे देगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा देगा क्वेश्चन, ठीक। तो बता देना कि साहब राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेती है, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक है, केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है, ठीक है। तो इतनी बातें याद हो गई। चलिए अब यहाँ पे ये देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या होता है। मंत्रिपरिषद जो मैंने बताया बड़ा वर्ड होता है, परिषद का मतलब क्या होता है, बड़ा वर्ड, मंडल का मतलब क्या होता है, छोटा, अर्थात मंत्रिपरिषद में अगर 70 मेंबर हैं तो मंत्रिमंडल में 15 से 20 मेंबर, ठीक है, मतलब मंत्रियों का छोटा समूह। छोटी सी बात जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए हमारा श्री आईएएस एकेडमी का ग्रुप 400 प्लस है, ठीक है। 400 प्लस में हम सबसे थोड़ा ना रिव्यू लेते हैं, जितने लोग रिव्यू देते हो उतने देते हो, क्योंकि कोई अच्छा देगा कोई बुरा देगा। हम उस अपनी कोर टीम से ज़्यादा बात करते हैं जो 20 से 25 लोग हैं कि आपको ये कैसा लगा, या जिनको अभी एग्जाम देना उनसे बात करते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनको भी ध्यान में रखते हैं। अब हम सबको एक साथ तो मीटिंग में नहीं बुला सकते और सबको तो फोन मिला के नहीं पूछ सकते, है ना। तो उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल और उसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मतलब मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। मंत्री जो परिषद है उसमें तीनों मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अर्थात ये मंत्रिपरिषद का भाग है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक। ये सरकारी कार्यों है तो एक साथ बैठक नहीं करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, ये एक निकाय की तरह कार्य करती है और हफ्ते में एक बार, हफ्ते का मतलब सप्ताह, मतलब 7 दिन यानी कि संडे को मिलती है। इसमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं, बट कागज में इसमें रियल में पावर है, ठीक है। कहा नहीं जाता कैबिनेट का डिसीजन आया, कोरोना इतने दिन बढ़ा, कैबिनेट का डिसीजन आया, मंत्रिमंडल में फेरबदल, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है, और याद इसलिए इस टॉपिक को कर लो प्रभु, करंट अफेयर्स में चर्चा में है, ठीक है ना।
आप लोग कहते हो सर आप क्या समझते हो हम पढ़ते नहीं है, मतलब हद होती है। रात दिन खाना भूल गए आपके चक्कर में, इतनी मोहब्बत हो गई पढ़ाई में कि ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, और आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। सर अच्छा नहीं लगता है। मतलब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना मन ही मन में कि सर इतना तो पढ़ते हैं, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, सहेली छोड़ दी, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, मतलब, और आप कहना चाहते हो कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं। इतने भी गंदे नहीं हैं सर, मानते हैं भाई आप लोग इतने गंदे नहीं हो, ठीक है, मतलब आप गंदे ही नहीं हो। इतने गंदे का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए अगला इसमें क्या आता है, इसमें आता है इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है, सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है, मतलब समझो मंत्रिपरिषद को जो मंत्रिमंडल आदेश देगा उसी को फुलफिल वो करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, ध्यान देना, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, और जबकि ये जो मंत्रिमंडल आपका है मूल रूप से शामिल नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है और अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हालांकि इसके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मूल संविधान में मंत्रिमंडल था, तो नहीं था, ठीक है। मूल संविधान में क्या था, मंत्रिपरिषद, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है, ठीक है। मतलब मंत्रिमंडल लागू वो नहीं होता है, ध्यान देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो नहीं, मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसीलिए तो इसको विधायिका बोलते हैं ना, तभी तो कार्यपालिका, सॉरी, इसीलिए इसको कार्यपालिका बोलते हैं, तभी तो उसके प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं मतलब इतना तो पढ़ा दिया, आपको ऐसे पूछेगा कि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जबकि मंत्रिपरिषद एक दीर्घ निकाय है। मंत्रिमंडल को सभी शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन कागजों में, लेकिन मंत्रिपरिषद को वास्तविक रूप से शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल जो होता है वो संवैधानिक निकाय है जबकि मंत्रिपरिषद का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। आप कहोगे सर केवल एक सही है बाकी दूसरा और तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि दोनों आपने उल्टे बोल दिए। कारण कि जो मंत्रिमंडल होता है उसको कागज में शक्तियां नहीं होती, उसको वास्तविक होती हैं, मंत्रिपरिषद को कागज में होती हैं। और रही बात जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हो, तो मंत्रिमंडल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मंत्रिपरिषद कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए इतनी बातें जब हो गई तब बात आती है मंत्रिमंडल के बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, वो देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधक सभी आपातकालीन, ये तो आपसे नहीं पूछेगा, हाँ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, भूमिका किस चीज़ को लेकर, कैबिनेट के बारे में, मतलब कैबिनेट क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना कि केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक होती है। यहाँ पे शायद एक पेज मिस है क्या नीचे, अच्छा हाँ ये वाला पेज, हाँ मंत्रिमंडल की भूमिका हम पढ़ रहे थे ना, तो केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी होती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। फिर यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन, इतना तो आपको याद ही रहेगा। राष्ट्रपति की सलाहकारी है, परामर्श है, उस पर बाध्यकारी है। ध्यान देना मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगी ना, विश्वास मत में अगर है तो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसकी बात नहीं मानेगा, राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है, ठीक। मुख्य आपदा प्रबंधक है, सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है, ठीक है। विदेश नीतियों और विदेश मामलों को ध्यान में रखती है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। चलिए फिर बात आती है आंतरिक किचन या किचन कैबिनेट। ये 15 से 20 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होते हैं। मतलब वही आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो राजनाथ सिंह जी हो गए, ठीक है, बिग बॉस चाणक्य अपने हो गए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है, स्वयं मोदी जी हो गए, ठीक है, और हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं वो हो गई, ठीक है। इतने लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ हमें सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कैबिनेट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट, ठीक। फिर बात आती है मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। ऑलरेडी इसको मैं करंट अफेयर्स में आपको कराया था, बट यहाँ पे फिर भी हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा था तो वो यहाँ से भी समझ जाएं, ठीक है। तो खास बात क्या है कि ये गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिकतर है, मतलब इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, मूल रूप से ये संविधान में नहीं है। खास बात ये दो तरह की होती है, स्थायी और तदर्थ, ठीक है।
स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट। तदर्थ का मतलब कुछ समय के लिए। स्थायी का मतलब हमेशा ही बनी रहेंगी। तदर्थ का मतलब जो काम के लिए उनको गठित किया गया वो काम हो गया, उसके बाद उनको हटा दिया गया। ठीक, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति के अनुसार गठित की जाती हैं। ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। इनके सदस्य केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। गैर कैबिनेट मिनिस्टर को इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं किया गया। मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे देगा कि इसके सदस्य केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं तो भी सही है। अगर आपको ऑप्शन दे दे कि इसके सदस्य केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, गैर कैबिनेट इसके मिनिस्टर सदस्य नहीं हो सकते, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैबिनेट भी हो सकते हैं, गैर कैबिनेट भी हो सकते हैं। मतलब मूर्ख बनाने के लिए आपको ये 2 लाइनें इसने दे दी। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो आप कहीं लिख लेना कि इसके सदस्य जो होते हैं कैबिनेट के साथ साथ गैर कैबिनेट दोनों होते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी ऐसी ही कोडेड लैंग्वेज का तो उपयोग करके आपकी बुद्धि को भ्रष्ट बनाती है, लेकिन इस बार आप चिंता मत करिए, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं बना पाएगी, क्योंकि हम हैं ना आपके लिए। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब हो गई तो अब देखते हैं अगला आर्टिकल। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। समानता, ये तो मैंने बता दिया। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब अधिकांश जो समितियां हैं उनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कुछ ऐसी समितियां जिसके गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों हेड होते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो उसकी अध्यक्षता तो वही करेंगे, लेकिन जिसमें प्राइम मिनिस्टर सदस्य नहीं होते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री या वित्त मंत्री। ठीक है, तो अब आपको ये समितियां हैं, ये समितियां आपको देख लो। ठीक है, कौन कौन सी समितियां हैं। बाकी आपसे समितियों का नाम नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। साथ ही यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं, वो ये कि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की जांच कर सकता है, इन समितियों की। हाँ, जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन समितियों के कौन अध्यक्ष होते हैं। तो जैसे ये 4 समितियां हैं, ठीक है, राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की, नियुक्ति की और संसदीय की। तो इसमें क्या है? उपरोक्त 4 में से पहली 3 की, मतलब इन 3 की हेड कौन करते हैं? पीएम। संसदीय की जो होते हैं इसके हेड होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से किन समितियों के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, तो आप बता देना। या प्रधानमंत्री किन किन के होते हैं तो आप बता देना, राजनीतिक के, आर्थिक के, नियुक्ति के, लेकिन संसदीय के गृह मंत्री। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आज का ये डे 6 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं डे 7 में एक मेजर और काफ़ी ब्रॉड टॉपिक को कवर करने के लिए। उसमें काफ़ी धैर्य चाहिए होगा और लगभग इसी से डबल एनर्जी और डबल टाइमिंग के साथ वो क्लास कवर होगी। और वो जब क्लास आप कवर कर लेंगे यानी कि संसद को, तो ये मान कर चलना कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस बार के इंडियन पॉलिटी के सही होंगे ही होंगे। तो खूब खा पी के, बड़ा पेट भर के तब क्लास देखना। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में संसद के साथ डे 7 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।